हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश पेडागोजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। पहला, विच लैंग्वेज स्किल आर रिसेप्टिव। इनमें से कौन सी लैंग्वेज स्किल है जो रिसेप्टिव है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। बताइए जल्दी से कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग एंड रीडिंग। दीज टू स्किल्स आर रिसेप्टिव इन नेचर। द अदर टू लैंग्वेज स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग, आर प्रोडक्टिव स्किल because we express और produce our ideas by speaking और writing। ठीक है, तो जैसे हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो उससे क्या करते हैं, वो प्रोडक्टिव होता है क्योंकि उससे हम अपने विचारों को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें भी कुछ अपने शब्दों को उसमें अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कैसी हैं? प्रोड्यूसिव स्किल्स हैं। वहीं पे अगर लिसनिंग और रीडिंग की बात की जाए, चुपचाप से आप सुन रहे हैं, चुपचाप से आप मन में पढ़ रहे हैं, ये नेचर में रिसेप्टिव हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस चीज पे फोकस करता है? फ्लुएंसी पर, कि आप कितने फ्लुएंटली बोल पाते हो, कितनी अच्छी आपकी स्पीकिंग है। एप्रोप्रिएटनेस पर, एक्यूरेसी पर, लिसनिंग स्किल्स पर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेस डालता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्यूरेसी पर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज एन ओल्ड क्लासिकल मेथड यूजिंग फ्रॉम क्लासिकल टाइम, इज फोकसेस ऑन एक्यूरेसी। प्लीज विजिट टू नो ग्रामर ट्रांसलेशन डिटेल्स। तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने पहले ही अपना एक वीडियो बनाया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव। बच्चे कब बहुत ही अच्छे से एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं? जब उनके पास अच्छी टेक्स्ट बुक हो तब, या फिर प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर हो तब, इनहैबिटेशन हो, ठीक है, या मोटिवेशन हो। कब, कौन सी स्थिति में बच्चे ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज को सीख सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन। दैट इज वाई अ गुड टीचर मोटिवेट द लर्नर। ठीक है, अच्छा टीचर क्या करता है? लर्नर्स को, यानी कि बच्चों को क्या करता है? मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। जब आप उनको मोटिवेट करोगे तो उनके अंदर और ज्यादा प्रोत्साहन जगेगा कुछ आगे अच्छा करने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मीनिंग को सिंटैक्स कहते हैं, सेमेंटिक कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या लिंग्विस्टिक कहते हैं? जल्दी बताइए सभी लोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक। सिमेंटिक स्टडीज अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड। जो सिमेंटिक होता है उसमें आप वर्ड की मीनिंग को पढ़ते हो। Here you should remember syntax is the study of sentence। Syntax क्या है? Study of a sentence। कि सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, क्या वो सही तरीके से फॉर्म हुआ है, तो ये क्या करता है? सिंटैक्स का काम होता है। एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस एंड मॉर्फोलॉजी डील्स मेनली विथ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे हम आपके लिए सोल्यूशन के साथ साथ उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ ग्रेट डिटरेंट और टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। क्या इंग्लिश बहुत ही कठिन भाषा है सीखने के लिए? इंग्लिश हैज अ वास्ट वोकैबुलरी, कि इसमें वोकैबुलरी जो है वो बहुत वृहद है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम। क्या क्लासरूम या फिर क्लासरूम के बाहर अपॉर्चुनिटीज की कमी है बच्चों के लिए? इंग्लिश फोनिम आर अनस्क्रैपलेस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा
कि क्लासरूम में बच्चे को कितना भी पढ़ाया जाए, मगर क्लासरूम के बाहर जब वो सोसाइटी में जाता है तो वहां पे लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज बिकम मोर फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंस व्हेन इट आल्सो प्रैक्टिस इवन आउटसाइड ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट टू। तभी वो और अच्छे से फ्रिक्वेंटली आप कर पाओगे जब आप क्लासरूम के बाहर भी इंग्लिश में बात करोगे। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं? 44। अगर हम बात करें कितने अल्फाबेट्स होते हैं तो आप सभी जानते हैं कितने लेटर्स होते हैं। लेटर होते हैं 26। अभी इन 26 से लेटर्स से लेकर के पूरे 44 साउंड्स बनते हैं, ठीक है। इन्हीं 26 लेटर्स को मिलाकर के 44 साउंड्स बनते हैं। अब इन 44 साउंड्स में कुछ साउंड कॉन्सोनेंट के होते हैं और कुछ साउंड किसके होते हैं? आपके वॉवेल के। तो आपके 20 वॉवेल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 20 और 24। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अमंग देम 20 वॉवेल साउंड। एक्सप्लेनेशन विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, 1 is pure vowel which are 12 and diphthongs which are 8. So total vowel in English sounds are 20 and the remaining 24 is consonants. आगे चलते हैं। Etymology is a, etymology क्या है? Science of pedagogy है, study of meaning of words है, science of knowing the origin of the word, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इटिमोलॉजी किसे कहते हैं? तो इटिमोलॉजी होता है साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इटिमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है कि इटिमोलॉजी जो है ये ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, विच कंसर्न विद द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। जो किस चीज पे कंसर्न करता है कि कोई वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। किसके अंदर आता है? इटिमोलॉजी के अंदर अंतर्गत आ जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ाया है डॉक्टर वेस्ट मेथड लेज स्ट्रेस ऑन लिसनिंग के ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर या फिर राइटिंग के ऊपर। बताइए किसके ऊपर फोकस करता है डॉक्टर वेस्ट का मेथड? तो ये फोकस करता है रीडिंग के ऊपर। सही आंसर हो जाएगा आपका रीडिंग। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इसको कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर वेस्ट वॉज द प्रोपाउंडेड ऑफ न्यू मेथड which is famously known as Dr. West method, which promote a silent reading. It was a revolt against direct method. Direct method जो था ये उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट के रूप में काम करता है। रिवॉल्ट मतलब डायरेक्ट मेथड आपने देखा था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके ऊपर मैंने मेथड्स के ऊपर वीडियो बनाया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दिस मेथड आल्सो कॉल्स एज रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड। इसको रीडिंग मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक मिनट रुकिए, हाँ चलिए। लेसन प्लान इज एन एग्जाम्पल फॉर। लेसन प्लान जो होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है? लॉन्ग टर्म प्लान का। लेसन प्लान क्या है? जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए टीचर बन गए, आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, तो क्लास में बच्चों के सामने जाने से पहले, उनको पढ़ाने से पहले आपको उस लेसन का एक छोटा सा खुद से प्लान बना लेना होता है, जिसमें आप लिखते हो कि आप मतलब एक आपका मोटिव होता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे बच्चे को इतना टॉपिक क्लियर करना है। एक लिमिटेड टाइम में आपको एक लिमिटेड टॉपिक क्लियर करना होता है, तो उसकी आप प्लानिंग पहले से ही बना लेते हो। उसमें लेसन का नाम डाल देते हो, किसके द्वारा चैप्टर है, किसके द्वारा लिखा गया है, राइटर कौन है, उसको लिख देते हो। फिर उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह होते हैं वो सब आप उसमें लिख लेते हो। तो ये पूरा लेसन प्लान बनता है। अपने आप को क्या लेसन प्लान एक्चुअल में होता है, टीचर अपने आप को प्रिपेयर करता है क्लास में जाने से पहले, उसी को कहते हैं लेसन प्लान। तो ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्लान है। क्या है? बहुत लंबा समय ले तो आप इसको बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मिड टर्म प्लान है, हाफ ईयरली प्लान है कि आप पूरे साल में आधे बार उसको बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, छोटा सा आपको क्लास में जाने से पहले 10-15 मिनट का टाइम लेना होता है, उसमें आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अ लेसन प्लान इज मेड बाय टीचर फॉर एवरीडे टीचिंग। According to his lesson plan, teacher present his her lecture which is very effective and it is short term plan. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल इज। ऑथेंटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? इंग्लिश रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर, न्यूज़पेपर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड एज अ रियल और ऑथेंटिक मटेरियल। न्यूज़पेपर को रियल और ऑथेंटिक मटेरियल मानते हैं। क्यों? ऑथेंटिक मतलब जो पुख्ता हो, है ना। इंग्लिश रीडर क्या है? इसमें स्टोरीज होती है, टेल्स होती हैं, कुछ सच्ची घटना पे होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, है ना, फॉक टेल्स वगैरह होती हैं। वहीं पे अगर हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो उसमें भी यही होता है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो जो न्यूज आपको रिप्रेजेंट करता है वो रियल सच्ची घटना पर आधारित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज फॉर्मेटिव कोरिलेशन अप्रोच, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, फंक्शन करेक्टिव अप्रोच, फिगरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। यहाँ पे आपका इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसको आप और किस नाम से जानते हो? तो इसको हम और नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। इन दिस मेथड देयर इज नो यूज ऑफ मदर टंग। यहाँ पे हम अपनी मातृभाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लास में बच्चे को टीचर जो है पूरा टारगेट लैंग्वेज का एनवायरनमेंट देता है, जो उसको लैंग्वेज सीखनी होती है, उसी में कम्युनिकेशन होता है, उसी में बात होती है, कोई भी मदर टंग का यूज नहीं होता है। स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इन नेचुरल वे। नेचुरल वे में मतलब कि बात करके, आपस में बात करके, कम्युनिकेशन इंग्लिश में करके वो इंग्लिश को सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन कब होती है? देखिए नंबर 1, द चाइल्ड ऑब्जॉर्व द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या तब होती है? जब बच्चा लैंग्वेज को बिना कॉन्शियसली उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले। मतलब आपका अटेंशन नहीं, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हो और आपने उस लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। चाइल्ड इज टॉट द रूल ऑफ ग्रामर। बच्चे को ग्रामर के रूल सब बताए जाएं। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज या चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन में अंतर होता है। लर्निंग क्या होती है? जब आप कोई चीज को जानबूझ के इंटेंशनली पढ़ रहे होते हो, सीख रहे होते हो, जैसे आप टारगेट लैंग्वेज को सीखते हो तो वो लैंग्वेज आप लर्न करते हो। लेकिन एक्विजिशन क्या है? जो आपकी मदर टंग होती है वो समय के साथ आप बोलना सीख जाते हो, है ना। तो ये क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ को-करिकुलम एक्टिविटीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को-स्कॉलिस्टिक एरियाज, समेटिव असेसमेंट टेक्स्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को-स्कॉलिस्टिक एरियाज। कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ट्राइज टू असेस टू एवेल्युएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर while present at school. So it assesses scholastic as well as co-scholastic areas. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? स्टोरी टेलिंग टू यंग लर्नर्स। जो यंग लर्नर्स हैं उनको कहानी सुनाना इज प्राइमरली मीन फॉर इम्प्रूवमेंट देयर। ये किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है? राइटिंग स्किल। अब जब स्टोरी वो सुन रहे होते हैं तो उसमें लिख तो नहीं रहे होते हैं, तो राइटिंग स्किल तो इसमें इम्प्रूव होगी नहीं। उसके लिए आपको उनको डिक्टेशन बोलना होगा, है ना। स्पीकिंग स्किल, क्या वो तो सुन रहे हैं ना, बोल तो रहे नहीं है, तो स्पीकिंग स्किल भी इसमें नहीं होगी। उसके लिए कम्युनिकेशन करना होगा स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए। रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल। तो पढ़ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं ना, तो लिसनिंग स्किल इसमें उनकी इम्प्रूव होगी। लिसनिंग स्किल, टेलिंग स्टोरी आल्सो हेल्प टू बिल्ड अ गुड टीचर, गुड कैरेक्टर ऑफ
चिल्ड्रन, गुड कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के अच्छे चरित्र विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एट लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर लर्निंग। क्या होगा सही आंसर? फॉर लर्निंग। आगे चलते हैं। द मटेरियल यूज्ड बाय अ टीचर टू मेक हिज रीचिंग वेरी इफेक्टिव इज कॉल्ड टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नन ऑफ द अबव। क्या कहेंगे जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक टीचर जब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी लर्निंग को इजी बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज करता है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो उनको क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें कई तरह के ऑडियो वीडियो वो लाता है, बच्चे को दिखाता है, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, है ना, मॉडल्स, मैप, ये सारी चीजें दिखा करके वो बच्चे को चीजें इजी करने की कोशिश करता है। अ टीचर यूजेस वेरियस टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाइक चार्ट्स, मॉडल्स एक्सेट्रा टू मेक हिज टीचिंग इफेक्टिव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. Next, formative assessment help us to grade student into good, average and poor. All formative tasks are meant for assessment. Formative assessments to be effective must be conducted only after teaching a lesson. तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। While all formative tasks are meant for improving teaching learning, जितने भी formative tasks हैं वो किस लिए होते हैं? इम्प्रूव करने के लिए, ताकि टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, कुछ असेसमेंट के लिए भी यूज होते हैं। आगे चलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस चीज को कहते हैं? टू कलेक्ट ऑल काइंड ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक, टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, to make effort to understand something, to give some king of stimulus to the brain, to collect all kind of idea on a topic। किसी एक टॉपिक के बारे में पूरे आइडिया को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज जनरेटिंग आइडियाज एंड नॉलेज टू सॉल्व पर्टिकुलर इश्यू। हियर कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। टोटल क्वेश्चन थे 18। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।